नमस्ते दोस्तों, शुभ दिन। आपके अपने एसजी स्मार्ट लाइफ चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो दिए जाते हैं जिसमें आपको गद्य, पद्य, व्याकरण तथा रचना कार्य आदि के वीडियो का संकलन मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिया के भेद इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के भेद इस टॉपिक में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद देखे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इस वीडियो में हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद यह टॉपिक देखने वाले हैं जो क्रिया के भेद में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों, संरचना के आधार पर क्रिया के चार भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है प्रेरणार्थ क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा भेद है नामधातु क्रिया तथा चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। चलिए एक एक करके हम सभी को विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेरणार्थ क्रिया की बात करेंगे। प्रेरणार्थ क्रिया की परिभाषा देखिए, यहाँ पर परिभाषा कुछ इस प्रकार की है। जिस क्रिया में कर्ता दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तथा दूसरों को कहकर अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में दो स्थितियां निर्माण हुई हैं। एक तो अध्यापक बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और दूसरी स्थिति यह है कि बच्चे खुद प्रेरणा लेकर पढ़ रहे हैं। अतः इस वाक्य में आई हुई क्रिया पढ़ा रहे हैं, इसमें जो मूल क्रिया है पढ़ना, इसका प्रेरणार्थक रूप पढ़ाना है। यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणा देने का काम होता है। बच्चों, इस प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें सबसे पहले प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को समझ कर लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखिए यहाँ पर। पहली परिभाषा देखिए यहाँ पर, जिस क्रिया में कर्ता दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उस क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखिए, जिस क्रिया में कर्ता दूसरे व्यक्ति के लिए अथवा दूसरे व्यक्ति से कार्य कराता है, उस क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं आ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, आकाश बच्चों को कहानी सुनाता है। दूसरा उदाहरण, कौस्तुभ ने दर्जी से कपड़े सिलाए। तीसरा उदाहरण, साईरूप बच्चे को पानी पिलाता है। चौथा उदाहरण, सतीश जयदीप को एल्बम दिखाता है। 5 नंबर का उदाहरण, राघव रवि से पत्र लिखाता है। उपर्युक्त उदाहरणों में कर्ता दूसरों के लिए अथवा दूसरों से कार्य करा रहा है, अतः यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं आई हैं। उदाहरण में देखिए, आकाश बच्चों को कहानी सुनाता है, मतलब आकाश उस वाक्य में कर्ता है और वह बच्चों के लिए काम कर रहा है। दूसरे उदाहरण में कौस्तुभ यह करता है और उसने यहाँ पर दर्जी से काम कराया, इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं हुई। प्रेरणार्थक क्रिया का दूसरा भेद है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा देखिए आगे। परिभाषा कुछ इस प्रकार की है, जिस क्रिया में कर्ता दूसरे व्यक्ति से कहकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए अथवा अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं वा प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर, सुरेश माँ के हाथों से बालक को पानी पिलवाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, आकाश कौस्तुभ से कहकर राम से बच्चों को कहानी सुनवाता है। तीसरा उदाहरण, साईरूप ने आयुष से कहकर दर्जी से कपड़े सिलवाए। चौथा उदाहरण, राघव सतीश से कहकर जयदीप से पत्र लिखवाता है। 5 नंबर का उदाहरण देखिए, सिद्धांत ने रुद्र को कहकर प्रथमेश को एल्बम दिखवाया। दोस्तों, इन उदाहरणों में कर्ता दूसरे से कहकर किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाता है। इस कारण इस प्रकार के वाक्यों में निर्माण होने वाली क्रियाएं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। चलिए हम यहाँ पर क्रिया के रूप तथा प्रेरणार्थक क्रियाओं को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक तालिका बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेंगे। सबसे पहले कॉलम में मूल क्रिया, दूसरे कॉलम में सामान्य क्रिया, ये हो गए क्रिया के रूप। अगले कॉलमों में प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया
लिखेंगे। अब देखिए, मूल क्रिया के कॉलम में कुछ क्रिया के मूल रूप दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में क्रिया के सामान्य रूप दिए हैं। जैसे मूल क्रिया उठ से सामान्य क्रिया उठना बन जाएगी और उठना इस क्रिया से उठाना यह प्रथम प्रेरणार्थक तथा उठवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। उसी प्रकार कह से कहना, कहाना, कहवाना, खा से खाना, खिलाना, खिलवाना, उड़ से उड़ना, उड़ाना, उड़वाना, कर से करना, कराना, करवाना, घूम से घूमना, घुमाना, घुमवाना, चढ़ से चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना। इस प्रकार से क्रिया के मूल रूप से सामान्य रूप और सामान्य रूप से आ प्रत्यय लगाकर प्रथम प्रेरणार्थक तथा वा प्रत्यय लगाकर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार की है। जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है, उस क्रिया स्थिति को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ने लगा है। इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं। एक है पढ़ने अर्थात पढ़ना यह क्रिया और दूसरी है लगा अर्थात लगना यह क्रिया। इस प्रकार संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं साथ साथ आती हैं। आगे कुछ उदाहरण देखिए। सुरेश कुछ बोलना चाहता है। यहां पर बोलना और चाहना ये दो क्रियाएं आई हैं। दूसरा उदाहरण, बच्चों को खेलने दो। यहां पर खेलना और देना ये दो क्रियाएं आई हैं। अगला उदाहरण, राम पत्र लिख रहा है। इसमें लिखना और रहना ये दो क्रियाएं आई हैं। अगला उदाहरण, उसने सारा काम एक दिन में ही कर डाला। यहां पर भी दो क्रियाएं आई हैं। एक है कर मतलब करना और दूसरा है डालना। इस प्रकार से संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं का पास पास आना दिखाई देता है, इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तीसरे नंबर पर है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया मतलब जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहां पर लालच यह संज्ञा शब्द है, इससे ललचा यह नाम धातु क्रिया शब्द बन गया और ललचाना यह सामान्य रूप। दूसरा उदाहरण देखिए, 60 यह विशेषण शब्द है, इससे सठिया यह नाम धातु क्रिया शब्द बन गया और सठियाना यह क्रिया का सामान्य रूप बन गया। इस प्रकार ना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया का सामान्य रूप बनता है। और कुछ उदाहरण देखिए यहां पर, हाथ से हतिया यह नाम धातु क्रिया और हतियाना यह सामान्य रूप। झूठ से झुटला यह नाम धातु क्रिया और झुटलाना यह सामान्य क्रिया। अपना से अपना यह नाम धातु क्रिया और अपनाना यह सामान्य रूप। उसी प्रकार सूखा से सूख यह नाम धातु क्रिया है और सुखाना यह उस क्रिया का सामान्य रूप है। इस प्रकार नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। संरचना के आधार पर क्रिया का चौथा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा देखिए यहां पर, जो क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले पूरी होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए यहां पर, वेदिका सुबह उठकर सैर करने जाती है। दूसरा उदाहरण, आकांक्षा ने मिठाई खाकर पानी पिया। तीसरा उदाहरण, श्रेया कहानी पढ़कर सो गई। चौथा उदाहरण, अनुष्का पढ़ाई करके कक्षा में प्रथम 10 में आई। पांचवा उदाहरण, श्रद्धा भोजन करके घूमने चली गई। यह उदाहरणों में देखिए, पहले वाक्य में वेदिका सुबह उठकर सैर करने जाती है, इसमें दो क्रियाएं आई हैं। एक है उठकर और दूसरी है जाती है। इसमें जाती है यह मुख्य क्रिया है और उठकर यह पूर्वकालिक क्रिया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी अंतिम क्रिया मुख्य क्रिया है तथा अंतिम क्रिया के पूर्व में अर्थात पहले आई हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देखे। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलने के वादे पर। धन्यवाद।